जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। देश के नेताओं और सांसदों का आचरण एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बीते 2 हफ्ते में हमने देखा कि 3 सांसदों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे। सबसे पहले कांग्रेस के एक सांसद, केरल के एक सांसद हैं, उनके ऊपर सरेआम एक अभिनेत्री, एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा, मोलेस्टेशन का आरोप लगा। हालांकि अभिनेत्री ने बाद में शिकायत वापस ले ली। क्यों ली, इस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरा हादसा देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। राजधानी दिल्ली में बीएसपी यानी बसपा के एक सांसद की गिरफ्तारी हुई। सांसद महोदय की पत्नी अपने घर में जो काम करने वाली एक मासूम नन्ही बच्ची थी, उसको इस बेरहमी से मारा कि उस बच्ची की मौत हो गई। और सांसद महोदय ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, बल्कि उन्होंने कोशिश की जो साक्ष्य थे, सबूत थे, उनको मिटाने की। और इसलिए सांसद महोदय फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। और तीसरी घटना हुई गुजरात में एक बीजेपी के सांसद को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और यह गिरफ्तारी हुई एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के आरोप में। जी हां, ये 3 बड़े हादसे हमने देखे, 3 बड़े मामले देखे जो नेताओं और सांसदों से जुड़े हुए हैं। और इसने कई सारे सवाल इनके आचरण को लेकर एक बार फिर हमारे सामने उठा दिए हैं। लेकिन आज बात सांसदों और नेताओं के आचरण की नहीं, बल्कि आज बात खास तौर से गुजरात की करेंगे, क्योंकि 2010 में अमित जेठवा नाम के एक बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट को गुजरात में मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और उनकी हत्या के आरोप में बीजेपी के जूनागढ़ के सांसद को फिलहाल सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और यह मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन गुजरात का यह अकेला मामला नहीं है जहां आरटीआई एक्टिविस्ट की जान गई, बल्कि ऐसे और भी बहुत सारे मामले हैं। आज उन सब पर बात करेंगे। लेकिन गुजरात से हमारे पास कुछ पॉजिटिव यानी कि कुछ सकारात्मक भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है, परिचय करा दें। हमारे साथ आज आरटीआई पे काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस के श्यामलाल यादव जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल यादव जी आपका। और हमारे साथ अहमदाबाद में हमारे साथ जुड़ेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद पांड्या। विनोद पांड्या जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत करते हैं गुजरात की पहली कहानी के साथ। अमित जेठवा जो कि एक बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और लगातार जो गिर के जंगल हैं वहां पर जो अवैध खनन हो रहा था, अवैध शिकार हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, आरटीआई लगा रहे थे। और इसके अलावा वो कोर्ट में भी उन्होंने जनहित याचिका भी दायर की गुजरात हाई कोर्ट में। लेकिन एक दिन यानी कि जुलाई 2010 में उनको जान से मार दिया गया, उनकी आवाज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। आरोप एक सांसद पर लगे, आरोप यह भी लगे कि गुजरात पुलिस ने उन सांसद को बचाया, लेकिन आखिरकार सीबीआई ने उन सांसद महोदय को गिरफ्तार कर लिया। क्या है यह पूरा मामला, देखते हैं हमारे संवाददाता आकिब खान की इस रिपोर्ट में। जुलाई 2010 गुजरात उच्च न्यायालय के करीब सरेआम एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या कर दी गई। वो आरटीआई एक्टिविस्ट जिसने गिर के जंगल में अवैध खनन और अवैध शिकार के खिलाफ आवाज उठाई। सामाजिक कार्यकर्ता अमित जेठवा सिर्फ आरटीआई लगाकर खामोश नहीं हो गए, बल्कि आरटीआई से जानकारी जुटाकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अवैध खनन पर रोक लगा दी। नतीजा ये हुआ कि सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों ने अमित जेठवा की हत्या कर उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बार बार दोहराया गया है कि गुजरात और गुजरात में इलीगल माइनिंग जो हो रहा है और वो जिस तरीके से आरटीआई के जरिए बाहर आया था, और वही वजह बना है अमित जी की जान लेने का। जो भी मुद्दे पीआईएल के जरिए गुजरात हाई कोर्ट में उठाए गए थे, उन्हीं मुद्दों पे एक पब्लिक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें नेशनल लेवल से अलग अलग विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें रखा जाएगा और वो छानबीन करके अपनी जो रिपोर्ट है वो बना के सरकार को देंगे। इस हत्या के विरोध में जब आवाजें उठनी शुरू हुई तो गुजरात पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। आरोप है कि शक की सुई और तमाम सबूत ये इशारा कर रहे थे कि हत्या के पीछे जूनागढ़ के भाजपा सांसद दीनू सोलंकी का हाथ है, लेकिन पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी।
उधर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे अमित जेठवा के पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने तमाम सबूतों के साथ गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इंसाफ की मांग की। अदालत ने पूरे मामले पर विचार करने के बाद ये माना कि गुजरात पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं है और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। और इसी हफ्ते सीबीआई ने अमित जेठवा की हत्या के मामले में जूनागढ़ के भाजपा सांसद टीनू सोलंकी को गिरफ्तार किया। मैं बहुत खुशी हुई कि उसको गिरफ्तार कर लिया है और हमारे परिवार को शांति हुई और उसके डैडी को पूरी तरह से शांति हो गई है, आत्मा को शांति मिली है और उसको 100 साल की सजा हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र, पुणे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा देश के तमाम राज्यों में सूचना के सिपाहियों को निशाना बनाया जाता रहा है। महाराष्ट्र में हुए सतीश शेट्टी की हत्या में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसने सुपारी लेकर हत्या करने की बात कबूली थी। इससे ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है कि किस तरह भ्रष्टाचार से जुड़े लोग आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ खौफजदा हैं। तो हमारी रिपोर्ट थी श्यामलाल जी, आपकी पहली टिप्पणी आरटीआई एक्टिविस्टों की देखें तो देश में कम से कम 2 दर्जन आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसा हुआ कि एक बड़े व्यक्ति को, एक सांसद को आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के आरोप में पकड़ा गया। नहीं, उनको सिर्फ पकड़ा गया है। वैसे मैं आपको बताता हूँ 2 दर्जन नहीं, करीब 30 मर्डर हो चुके हैं आरटीआई एक्टिविस्ट्स के जो रिपोर्टेड हैं। बाकी हो सकता है कुछ ऐसे हों जिनकी रिपोर्ट ना लिखी गई हो। कितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़वाई गई हैं, जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, जिनको किसी ने आरटीआई फाइल की, उसको किसी न किसी फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया है। कई तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है और ये सांसद महोदय पकड़े गए हैं। उनका केस तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीबीआई मतलब किसी केस पर ऐसे हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, वो तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो कुछ होगा सामने आएगा फाइनली। लेकिन ज़्यादातर जो ये केसेस हैं उनके पीछे कोई ना कोई पावरफुल आदमी है, या तो वो नेता है, एमपी है, विधायक है, या अफसर है, पुलिस वाले हैं। और ये एक तरह जो सरकारी लोगों में और पॉलिटिकल लोगों में जो टॉलरेंस की कमी बढ़ती जा रही है ना, लोग जो है वो अपने खिलाफ किसी भी काम को, किसी भी आवाज़ को अपने खिलाफ उठने नहीं देना चाहते। और ये प्रॉब्लम असल में बड़ी गहरी है। मैं आपको बताता हूँ, पहले जो लोग बड़े संघर्ष करके पॉलिटिक्स में आते थे ना, वो थोड़े मैच्योर होते थे, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते थे। अब जो है बहुत सारे लोग, इनकी बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है सोलंकी साहब की क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जो अचानक, जिन्होंने पैसा कमाया, उसके बाद कैसे टिकट मिलते हैं पार्टियों में आपको पता है, उनको फिर बड़ी वो सारी ताकत लगा देते हैं कि उसको कैसे रोक के रखा जाए। जो मैच्योर पॉलिटिकल क्लास जो हुआ करता था, जो अभी भी बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं जो ऐसी अपने विरोध में उठी आवाज़ को इस तरह नहीं दबाते हैं। तो ये बड़ी गहराई से सोचने वाली समस्या, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है कि अब 30 से ज़्यादा लोग, आपका 8 साल हुआ है आरटीआई एक्ट लागू हुए, देश भर में 30 से ज़्यादा लोग जो है उनको आपने मर्डर कर दिया। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन पहले विनोद पांड्या जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा मामला जो है गुजरात से जुड़ा हुआ है। गुजरात का बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, और बीजेपी जो है, स्थानीय बीजेपी, दिल्ली की बीजेपी में भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के सांसद को सीबीआई दरअसल फंसा रही है, और क्योंकि सीबीआई जो है वो एक पॉलिटिकल टूल है, इसलिए अमित जेठवा के केस में भी जो है सीबीआई इस तरह के काम कर रही है, बीजेपी सांसद को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आपकी टिप्पणी क्या है इस पूरे मसले पर? आज बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं कि उसमें कुछ पॉलिटिशियनों का रोल है, उसमें कांग्रेस का रोल है, जबकि बीजेपी के सांसदों को ये पता नहीं है कि जो हुआ है वो कोर्ट का ऑर्डर से हुआ है। सीबीआई की अपॉइंटमेंट जो की गई है वो सरकार की तरफ से नहीं की गई है, कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है, पर उनकी क्राइम ब्रांच और पुलिस ने सही इंक्वायरी नहीं किया, एसआईटी ने सही इंक्वायरी नहीं किया। तब हाईकोर्ट को लगा कि इस मामले में संसद को बचाया जाता है, इस हालात में वो सीबीआई इंक्वायरी दी गई जी। और जो गुजरात नहीं पूरा भारत में पहला एक एमपी पकड़ा गया है, पहला एमपी ऐसा है कि वो गुनाह में सीबीआई के पास पकड़ा गया है। तो
हाईकोर्ट का ऑर्डर से उनको सीबीआई ने बुलाया था, नहीं कि कोई कांग्रेस या कोई पॉलिटिशियन का बोलने से बुलाया था। पर विनोद पांड्या जी, मैं आपसे एक बड़ा सवाल एक जानना चाहूंगा। जो आंकड़े हैं मेरे पास, जो आंकड़े हैं पिछले 4-5 साल के करीब 23 आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं हुई हैं। श्यामला जी कह रहे हैं 30 और उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो आंकड़े अगर 23 का ही मैं आंकड़ा लूं, उसमें करीब करीब 5 आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो कि सीधा सीधा गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं, गुजरात में जिनकी हत्याएं हुई हैं। क्या गुजरात में आरटीआई एक्टिविस्टों पर जो हमले हैं, और इसमें हमलों का भी आंकड़ा है, अगर 51 पूरे हमले के मामले अगर देखे जाएं जो कि रिपोर्टेड हैं, उसमें से 10 मामले अकेले गुजरात के हैं। तो क्या गुजरात में आरटीआई एक्टिविस्टों के ऊपर आपको लगता है ज्यादा खतरा है? आप देखते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जहां पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और पुलिस एक साथ मिलकर काम करते हैं, वहां पर ऐसी एक्टिविटी यानी कि गवर्नमेंट का जो इलीगलिटी है उसको डिक्लेयर करने वाले लोगों पर खतरा ज्यादा रहता है। जबकि गुजरात में पॉलिटिक्स बरसों से एक तरफ चल रहा है, वहां पर ऑपोजिशन का कोई बड़ा रोल नहीं रहा है। इसी कारण पॉलिटिक्स ज्यादा पावर में है। वो पुलिस और पैसा, पावर, पॉलिटिक्स सब कुछ मिला के काम कर रहे हैं, तो उनकी इलीगलिटी बाहर नहीं आने देना चाहते हैं जी। तो इसी कारण सभी सारे एक्टिविस्ट को दबाया जाता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा दबाया जाए, उनका एम्प्लॉय के द्वारा दबाया जाए, अपील ऑफिसर द्वारा दबाया जाए, या तो आपको नया लगेगा कि आरटीआई का जो कमिश्नर है डी राजगोपालन, उनके द्वारा भी अगर उसका रिकॉर्डिंग हर दिन का किया जाए तो काफी सारा आरटीआई एक्टिविस्टों को वहां पर सुनावनी में भी दबाया जाता है कि वो लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन ना मांगे और गुजरात का अगेंस्ट में ज्यादा कुछ बाहर ना आए। गुजरात में इस तरह का हो रहा, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है सिर्फ गुजरात के लिए? क्योंकि जो बार बार हम बात करते हैं विसल ब्लोअर एक्ट की करते हैं कि कम से कम कुछ तो हिफाजत मिले, और जहां पर हम ये देख रहे हैं इस पूरे केस की अगर बात करें, पुलिस से भी इंसाफ नहीं मिला, और शायद हर आरटीआई एक्टिविस्ट के पिता इतनी हिम्मत बटोर कर जो है कोर्ट जाएं, लड़ें, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो अब सिस्टम में हमको कुछ सेफ्टी गार्ड देने पड़ेंगे। देखिए, मैं तो साहब सारे देश में चूंकि आरटीआई लगा रहा हूं, तो जो ये पंड्या साहब बता रहे हैं ये समस्या कमोबेश सब जगह ऐसी ही है। और जहां तक आप विसिल ब्लोअर एक्ट की बात कर रहे हैं सर, वो एकदम डिफरेंट चीज़ है। लोग इसको गलत संदर्भ में यूज करते हैं। विसिल ब्लोअर एक्ट जो है वो इस बात के लिए बना है कि सरकारी सिस्टम के अंदर जो है, और उसको भी कैसे डाइल्यूट किया गया पता है आपको? वो लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। अभी अगस्त में उसमें केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट कर दिया, और बहुत ही खतरनाक है वो। पहले उसमें ये प्रोविजन था कि आप सीधे चीफ विजिलेंस कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे, किसी भी सरकारी विभाग का आदमी उनको रिपोर्ट करेगा, तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। अभी क्या कर दिया कि आप अपने विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को करिए, सीवीओ को। अब आप ये बताइए, कहाँ एक सीवीसी को करने वाले थे, विभाग को करेंगे तो एकदम साहब नाम उसका गोपनीय रहेगा। तो ये एकदम इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया अभी से पास हुए बगैर ही, क्योंकि कोई हिम्मत जुटा ही नहीं सकता है कि अपने सीवीओ को शिकायत करेगा। और सीवीओ आपको पता है डिपार्टमेंट हेड के अंडर में काम करता है, एक तरह से वो उसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी होता है। उससे छुपा कैसे बात छुप सकती है कि वहां पता न चले? विनोद पांडे जी, आपसे रिएक्शन लूंगा। गुजरात में आपको लगता है कि इस गिरफ्तारी के बाद, जब एक बड़े सांसद की गिरफ्तारी हुई है, आपको लगता है कि कुछ सिस्टम में फर्क पड़ेगा? कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक डर आएगा कि आप सिर्फ हत्या करके खुलेआम घूम नहीं सकते, ये फर्क असर डालेगी ये घटना? आज जो सीबीआई काम कर रही है, तो जितने डॉक्यूमेंट्स उसका अवेलेबल होगा उसका पर काम करेगी। अगर उसको तुरंत ही अरेस्ट किया जाता तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स मिलता, उसका अगेंस्ट में जितना भी प्रूफ होता वो जल्दी से मिल पाता, तो वो नहीं हुआ। 3 साल में लोगों का जो भी एक फोर्स था और दिमाग में काम करने का नजरिया था कि हम सही ढंग से काम कर पाएंगे, तो ऐसा 3 साल का टाइम चला गया। इसके कारण कुछ लोगों में नाराजगी भी है। पर मैं मानता हूं कि ऐसा एक एमपी लेवल का इंसान को भी अरेस्ट करके अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन ने काम किया है, तो लोगों में फिर से थोड़ी हिम्मत आएगी और फिर से काम शुरू होगा।